एक साधारण कुल माना जाता था, लेकिन यदि पूरे नीलक्षित महाद्वीप की बात करें तो उनका वजूद नाम मात्र का ही था। दूसरी ओर रंधावा संप्रदाय पूरे साम्राज्य के 4 सबसे ताकतवर संप्रदायों में से एक था। उनकी प्रतिष्ठा स्वर्गीय तलवार विला, जमे हुए बादल संप्रदाय और धधकते स्वर्ग वंश के बराबर थी। रंधावा वंश उनके सामने कुछ भी नहीं था। उनकी बराबरी करना तो दूर, उनके करीब जाने की उम्मीद करना भी नामुमकिन था। अगर रंधावा संप्रदाय में कोई मामूली सेवक भी होता तो उसे रंधावा वंश के मुखिया का सम्मान करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी रंधावा वंश और रंधावा संप्रदाय के बीच एक पुराना रिश्ता था। करीब 160 साल पहले शीतगंगानगर में रंधावा वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति बिलास रंधावा असल में रंधावा संप्रदाय से ही था, लेकिन अगर सही कहें तो वह एक परित्यक्त शिष्य था। कहा जाता था कि बिलास रंधावा रंधावा संप्रदाय के एक बुजुर्ग का बेटा था, लेकिन उसकी मां कोई प्रतिष्ठित महिला नहीं थी। वह सिर्फ संप्रदाय की एक साधारण सेविका थी, जिसे उस बुजुर्ग ने नशे में अपनी हवस का शिकार बनाया था। बिलास का जन्म होते ही उसकी शक्ल सूरत साधारण थी और उसमें कोई विशेष योग्यता भी नहीं थी। उसके जन्म को लेकर चल रही अफवाहों ने उसे संप्रदाय में एक बदनामी की तरह बना दिया। उसके पिता यानी वह बुजुर्ग उसके अस्तित्व से ही घृणा करने लगे। समय के साथ जब वह बड़ा हुआ तो संप्रदाय में सबसे कमजोर शिष्य साबित हुआ। उसकी उपस्थिति उस बुजुर्ग के लिए अपमान से कम नहीं थी। इसलिए जब मौका मिला तो उसने उसे शीतगंगानगर भेज दिया और वहां रंधावा वंश की स्थापना करवाई। इसके बाद संप्रदाय ने कभी उसकी परवाह नहीं की। बिलास रंधावा और रंधावा संप्रदाय के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। बिलास रंधावा का जन्म भले ही एक प्रतिष्ठित संप्रदाय में हुआ था, लेकिन उसे कभी भी उसका हक नहीं मिला। उसने अपना पूरा जीवन कठोर तपस्या में लगा दिया, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, बस इस उम्मीद में कि एक दिन उसे संप्रदाय द्वारा फिर से स्वीकार कर लिया जाएगा। वह चाहता था कि रंधावा संप्रदाय उसे फिर से अपनाए और वह उसी प्रतिष्ठित संस्था का हिस्सा बन सके। लेकिन उसकी यह अधूरी ख्वाहिश उसके साथ ही समाप्त नहीं हुई। जब वह दुनिया से गया तो उसकी यह महत्वाकांक्षा रंधावा वंश की आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रही। रंधावा वंश की हर पीढ़ी का अंतिम लक्ष्य यही था, किसी तरह रंधावा संप्रदाय से दोबारा संबंध स्थापित करना। खासतौर पर हर वंश प्रमुख को यह उम्मीद होती थी कि उनके खून में बह रहा रंधावा संप्रदाय का थोड़ा सा अंश, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों ना हो, किसी दिन उन्हें फिर से संप्रदाय के करीब ले आएगा। लेकिन समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली, हालात बदले, पर कोई भी ऐसा नहीं आया जो इस सपने को हकीकत बना सके। रंधावा संप्रदाय की तुलना में रंधावा वंश तो बस एक मामूली परिवार था। उनके लिए संप्रदाय में फिर से स्थान पाने की उम्मीद करना वैसा ही था जैसे कोई साधारण इंसान स्वर्ग तक पहुंचने का सपना देखे, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करना असंभव था। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रंधावा संप्रदाय ने खुद उनके पास एक संदेश भेजा था। जब यह खबर सुरेश रंधावा वंश प्रमुख तक पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। वर्षों पुरानी उम्मीदें फिर से जाग उठी थीं। सुरेश रंधावा वंश प्रमुख का चेहरा जोश से लाल हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। वह भीतर तक हिल गया था। कांपते हाथों से बाहर की ओर इशारा करते हुए उसने कड़क आवाज में चिल्लाया, जल्दी से सभी बुजुर्गों को बुलाओ, उन्हें तुरंत मुख्य हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहो। यह हमारे वंश के भविष्य से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, जल्दी जाओ। जी, रंधावा वंश के एक शिष्य ने तत्परता से जवाब दिया और घबराते हुए दौड़ गया। ध्रुव ने दरवाजा सावधानी से खोला। उसके हाथ में एक लाल कंबल था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसने देखा कि जिया पहले से ही बिस्तर के पास बैठी थी। वह पूरी तरह से जागी हुई थी और कपड़े पहने खड़ी थी। उसकी गहरी शांत आंखें बिना किसी भाव के ध्रुव को देख रही थीं, मानो किसी स्थिर जलाशय की सतह हो जिसमें कोई हलचल न हो। ध्रुव ने बिना कुछ कहे कंबल मेज पर फेंक दिया। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया और दिल की धड़कनें भी तेज थीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सहजता से पूछा, तुम इतनी जल्दी उठ गईं? कल रात तुम्हें ठीक से नींद आई? जिया ने हल्की आवाज में कहा। पहले मुझे यह तो बताओ कि तुम कल रात कहां थे? उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, मानो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। ध्रुव ने कंधे उचकाए और शीशे के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने लगा। कोई जरूरत नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जिया ने कुछ नहीं कहा। हालांकि पिछली रात ध्रुव लावण्या के साथ पहाड़ी के पीछे रुका था।
लेकिन सुबह जब वह उठा तो उसका मन बेहद हल्का और सुकून भरा था। उसने अपने कपड़े ठीक किए, बाल संवारे और फिर से अपनी वही सजीली छवि में लौट आया। फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, चलो हमें निकलना चाहिए। आज पहले दिन की सुबह है, हमें दादाजी को श्रद्धांजलि देने जाना है। इससे तो तुम मना नहीं करोगी, है ना? जिया बिना कुछ कहे उठी और सीधे दरवाजे से बाहर चली गई। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने कंधे ढीले करते हुए जल्दी से उसके पीछे चल दिया। बाण वंश के बुजुर्ग वीरेंद्र हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ चुके थे और आज भी कोई अपवाद नहीं था। जब ध्रुव और जिया उनके आंगन में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले वीरेंद्र को अपने बगीचे में फूलों और पौधों को पानी देते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने दोनों को अंदर आते देखा, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, तुम दोनों आ गए। वीरेंद्र की तेज नजरों के सामने ध्रुव ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और जिया का नाजुक हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसका हाथ बेहद मुलायम और चिकना था, लेकिन ठंडा भी महसूस हो रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि वह जमी हुई बयार कला में प्रशिक्षित थी। जिया का पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। वह तुरंत अपना हाथ छुड़ाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर वीरेंद्र की ओर गई। उनके सामने वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी और चुपचाप इसे सहन करना पड़ा। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने ध्रुव को अपना हाथ पकड़े हुए वीरेंद्र के पास जाने दिया। जिया के पिता हमेशा वीरेंद्र का बहुत सम्मान करते थे और वह भी इस परंपरा को निभाने में पीछे नहीं थी। हालांकि ध्रुव के सामने वह कभी भी अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर वह वीरेंद्र के सामने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाती तो वह केवल कल्पना ही कर सकती थी कि उनके चेहरे पर कितनी कठोरता आ जाती। ये धूर्त इंसान, ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दादाजी, आप आज फिर इतनी सुबह उठ गए? उसने जिया का हाथ हल्के से खींचा और उसे अपने साथ आगे आने का इशारा किया। जिया दादाजी को प्रणाम करती है। जिया ने हल्के से झुककर आदरपूर्वक अभिवादन किया। उसकी मुद्रा गरिमापूर्ण और संयमित थी। यह पहली बार था जब उसे इस तरह से मजबूर किया जा रहा था, और वह भी इतनी चतुराई से। यह सोचकर वह भीतर ही भीतर क्रोध और असहायता दोनों महसूस कर रही थी। अगर यह न होता कि उसकी शक्ति इस बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा आसानी से पहचानी जा सकती थी, तो वह निश्चित रूप से अपनी जमी हुई बयार कला का उपयोग करके ध्रुव को जकड़ देती, जब तक कि वह पूरी तरह स्थिर न हो जाता और बस खड़ा ही रह जात। वीरेंद्र ने ध्रुव और जिया को अपने आंगन में आते देखा तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हा, तुम दोनों भी बहुत जल्दी उठ गए, उन्होंने हल्के मजाकिया लहजे में कहा। ध्रुव और जिया को एक साथ देखकर उनके मन को शांति मिली। वे जानते थे कि भले ही 16 साल की उम्र में विवाह थोड़ा जल्दी हो, लेकिन इससे उनके दिल को एक तसल्ली भी मिली थी। ध्रुव, जिया, तुम्हें ध्रुव की हालत के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। सच कहूं तो यह शादी तुम्हारे लिए पूरी तरह से उचित नहीं रही, लेकिन हमारा परिवार तुम्हारी भरपाई करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मेरी बस यही इच्छा है कि तुम दोनों शांति से अपना जीवन बिताओ। वीरेंद्र की बात सुनकर ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, दादाजी, ऐसा मत कहिए। मैं आपका पोता हूं और इस संसार में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसके लिए मैं योग्य न हूं। हमने भला जिया के साथ क्या गलत किया? जब वह इस परिवार में आई है तो जाहिर है कि वह परिवार का सम्मान करेगी, और जैसे जैसे समय बीतेगा वह मेरा और ध्यान रखेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और एक और बेहतर पत्नी ढूंढ लूंगा। क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो जिया? अगर वीरेंद्र उनके ठीक सामने न होते तो जिया ने अब तक अपनी जमी हुई बयार कला का इस्तेमाल करके ध्रुव का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया होता। हा। वीरेंद्र ने हल्की बेबसी के साथ सिर हिलाया और हंसते हुए बोले, ध्रुव, तुम हमेशा से इतने नटखट रहे हो। जिया, इसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना। ये बचपन से ही ईमानदारी से बात नहीं करता। तुम दोनों ने अब तक नाश्ता नहीं किया है ना? मैंने पहले ही बूढ़े राम जी से कह दिया था कि नाश्ता तैयार रखे। आओ साथ में खाना खाते हैं। हाँ दादाजी, ठीक है। क्या हमें छोटी चाची को भी बुला लेना चाहिए? वीरेंद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसे बचपन से ही देर तक सोने की आदत है। अभी सुबह हुई है, उसे परेशान न करें। घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर पहले से ही 3 लोगों के लिए नाश्ता रखा हुआ था। ध्रुव ने जिया का हाथ अब तक नहीं छोड़ा था और उसे सहजता से अपने पास बैठा लिया, जबकि जिया पूरी कोशिश कर रही थी कि सामान्य दिखे। वीरेंद्र उनकी इस नटखट हरकत को नजरअंदाज करते हुए अपनी सीट पर बैठने लगे ही थे कि बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। 5वें बड़े, क्या 5वें बड़े यहां हैं? वीरेंद्र की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। क्या हुआ? बाहर खड़े व्यक्ति ने जल्दी से कहा। यह कबीले के मुखिया का आदेश है। सभी बुजुर्गों को तुरंत सभा हॉल में बुलाया गया है।
यह कबीले के भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक है। आपको तुरंत वहां पहुंचना होगा। वीरेंद्र कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर बूढ़े राम जी द्वारा दी गई जैकेट उठाई और ध्रुव व जिया की ओर देखते हुए बोले, लगता है कि कोई आपात स्थिति है। तुम दोनों आराम से नाश्ता कर लो, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी और वहां से निकल गए। जैसे ही वीरेंद्र गए, ध्रुव ने झटके से जिया का हाथ छोड़ दिया और थोड़ा पीछे हट गया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई थीं और उसने गंभीर स्वर में कहा, जिया, तुम समझदार हो, इसलिए तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैंने तुम्हारा हाथ केवल इसलिए पकड़ा था ताकि दादाजी को मानसिक शांति मिल सके। मेरा और कोई इरादा नहीं था। भले ही मैंने तुम्हारी अनुमति नहीं ली थी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करोगी, है ना? जिया का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने दोबारा मेरे शरीर को छूने की हिम्मत की तो मैं फिर कभी इतनी विनम्र नहीं रहूंगी। ध्रुव ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और उसके चेहरे पर उदासी की लहर दौड़ गई। अरे, इतनी सख्ती से मत कहो, उसने आहत स्वर में कहा। मैंने बस तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा था और तुम पहले से ही इतना गुस्सा हो गई। हम अभी भी पति पत्नी हैं। भले ही तुमने मुझसे शादी केवल एहसान चुकाने के लिए की हो, मगर शादी का मतलब होता है एक दूसरे के करीब रहना। अब अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ भी लिया तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या बात है? ध्रुव ने लंबी सांस ली और नाटकीय अंदाज में सिर झुका लिया। सच कहूं तो शादी के पहले ही दिन से तुम इतनी ठंडी और बेरुखी क्यों हो? यहां तक कि तुमने मुझे शादी की रात भी अपने पास नहीं आने दिया। अब अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं तो भी तुम गुस्सा हो जाती हो। हाय, मैंने कैसी पत्नी से शादी कर ली? यह तो किसी महारानी से शादी करने से भी बदतर हो गया। जिया चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। ध्रुव का व्यवहार उसे असहाय कर रहा था। पहली बार जब उसने उसे देखा था तो वह उसे एक ठंडे और घमंडी व्यक्ति की तरह लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्रुव का व्यक्तित्व सामान्य से अलग है। कई बार उसकी बातें और हाव भाव उसे एक अनुभवी व्यक्ति की तरह लगते, मानो वह 16 साल का कोई लड़का न होकर वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई वयस्क हो। मगर फिर भी उसके यह अजीबोगरीब और बेतुके व्यवहार उसे किसी नटखट बदमाश की तरह बना देते थे। अभी भी जबकि गलती उसी की थी, फिर भी वह इस तरह पेश आ रहा था जैसे वह खुद पीड़ित हो और सारा दोष उसी पर डाल रहा हो। एक पल के लिए जिया अवाक रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसे इस पर हंसना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। उसे अपने अंदर उठ रहे क्रोध का एहसास हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे वह गुस्सा अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। छोड़ो, चलो बैठकर खाना खाते हैं, जिया ने हल्की बेबसी के साथ कहा। ध्रुव हंसते हुए बोला, तो इसका मतलब है कि मेरी प्यारी पत्नी जिया अब मुझसे नाराज नहीं रहती। हे, यही तो एक अच्छी पत्नी की निशानी है। आओ, खूब खाएं। इतना कहते ही वह जल्दी से खाने की मेज पर चढ़ गया और जिया के पास बैठ गया। फिर उसने अपनी थाली से हरी मूंग की मिठाई उठाकर जिया की थाली में रख दी। जिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके मन में हलचल थी। अब उसे लगने लगा कि अपने गुरु से यह अनुरोध करना कि वह ध्रुव के साथ 1 महीने तक रहे, कहीं एक गलत और खतरनाक फैसला तो नहीं था। खाने के बाद जिया और ध्रुव अभी बैठे ही थे कि दरवाजे से कदमों की आहट सुनाई दी। ये गांव के मुखिया वीरेंद्र कश्यप थे, जो भीतर आते ही ठहर गए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी और उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो अभी तक वे किसी गहरे सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। ध्रुव तुरंत उठ खड़ा हुआ और पूछा, मुखिया जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वीरेंद्र कश्यप ने लंबी सांस ली और बोले, बहुत बड़ी खबर है और यह हमारे गांव के लिए एक बड़ी बात है। बड़ी बात? कैसी बड़ी बात? ध्रुव हैरान था। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, यह रंधावा संप्रदाय से जुड़ा है। रंधावा संप्रदाय? इस बार न केवल ध्रुव बल्कि जिया ने भी चौंक कर सिर उठाया। वीरेंद्र कश्यप ने आगे बताया, करीब आधे घंटे पहले गांव के बुजुर्गों को रंधावा संप्रदाय से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि रंधावा संप्रदाय तुरंत अपने कुछ लोग यहां भेजने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समूह का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि संप्रदाय के गुरु वासुकेत रंधावा के सबसे छोटे बेटे समर रंधावा खुद करेंगे। इस खबर से ध्रुव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर यह सच है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भले ही हमारा गांव 100 साल पहले रंधावा संप्रदाय से अलग हुआ था, लेकिन संप्रदाय ने हमेशा हमें नीची निगाहों से देखा है। इतने सालों तक उन्होंने कभी हमारी परवाह नहीं की। फिर अब अचानक वे यहां क्यों आ रहे हैं? अगर वे कोई साजिश कर रहे होते तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रंधावा संप्रदाय इतना ताकतवर है कि उन्हें हमसे कुछ भी छीनने की जरूरत नहीं है, और अगर वे हमें कोई एहसान देना चाहते हैं तो यह भी असंभव है। ध्रुव की बात सुनकर वीरेंद्र कश्यप भी सोच में पड़ गए।
इस अनपेक्षित घटना के पीछे क्या कारण हो सकता था? वीरेंद्र कश्यप ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोले, इसके पीछे एक वजह है। हमारे गांव के पूर्वज बलदेव रंधावा को रंधावा संप्रदाय से गुप्त रूप से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत कम थी। लेकिन उनके पिता उस समय रंधावा संप्रदाय के अनुशासन विभाग के प्रधान वासुदेव रंधावा थे। फिर उन्होंने एक पल रुककर आगे कहा, कुछ समय पहले वासुदेव रंधावा का निधन हो गया। मरने से पहले उनके मन में अब सत्ता और प्रसिद्धि की कोई लालसा नहीं बची थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे बलदेव रंधावा को इस तरह निकाल दिए जाने का अफसोस जरूर महसूस किया। 100 साल तक उन्होंने हमसे कोई संपर्क नहीं रखा, लेकिन अंत में अपने किए पर पछतावा हुआ। इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में लिखा कि रंधावा संप्रदाय को बलदेव रंधावा के वंशजों को खोजना चाहिए और उनमें से जो सबसे प्रतिभाशाली हो उसे संप्रदाय में वापस लाया जाए। यह बलदेव रंधावा के प्रति की गई अन्याय की एक तरह से क्षतिपूर्ति होगी। ध्रुव यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। यह सच था कि एक आम इंसान 100 साल से ज्यादा नहीं जी सकता, लेकिन जब कोई अपनी आध्यात्मिक और युद्ध कला की शक्ति को चरम सीमा तक ले जाता है तो वह कई 100 साल तक जीवित रह सकता है। कहा जाता था कि अगर कोई राजसत्ता स्तर की शक्ति तक पहुंच जाए तो वह हजारों साल तक जी सकता है। ध्रुव ने सिर झुकाकर सोचा और फिर राहत की सांस ली। तो यह बात है, अब समझ में आया कि रंधावा संप्रदाय अचानक हमसे संपर्क क्यों कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वासुदेव रंधावा का संप्रदाय में बड़ा सम्मान था, तभी उनकी अंतिम इच्छा को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अब उसे समझ आया कि वीरेंद्र रंधावा ने पहले क्यों कहा था कि इस बात से उनका ज्यादा लेना देना नहीं है। सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना जाएगा और रंधावा संप्रदाय में ले जाया जाएगा। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह साफ था कि इस खबर को सुनने के बाद गांव के बुजुर्गों के मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे होंगे। रंधावा संप्रदाय में ले जाए जाने का मौका, यह किसी सपने से कम नहीं था। अगर उनके किसी बेटे या पोते को रंधावा संप्रदाय में चुन लिया गया तो यह किसी साधारण इंसान का रातों रात राजा बन जाने जैसा होगा। पूरा परिवार सम्मान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। गांव में ही नहीं बल्कि पूरे मेघनगर में उनका रुतबा अलग हो जाएगा। कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर किसी ने कुछ कहने की जुर्रत की तो बस रंधावा संप्रदाय का नाम लेना ही काफी होगा और नगर अधिकारी तक उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। वीरेंद्र रंधावा की बाहरी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में छिपी निराशा को ध्रुव ने साफ देख लिया। इस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो रंधावा संप्रदाय में जाने की इच्छा न रखता हो। पहले ध्रुव भी यही चाहता था, और अब जब खुद संप्रदाय के लोग यहां आ रहे थे तो यह एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि पहली बार गांव के लोग सीधे संप्रदाय से मिलने वाले थे। गांव के बुजुर्गों और युवाओं के मन में आशा की किरण जाग उठी थी। लेकिन वीरेंद्र रंधावा ने इस उम्मीद को अपने भीतर पनपने तक नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि संप्रदाय जिसे चुनेगा वह ध्रुव नहीं होगा। ध्रुव ने अपने दादा को सांत्वना देने के लिए, कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद भी उसे कोई शब्द नहीं मिला। वह जानता था कि उसकी कमजोर आध्यात्मिक शक्ति किसी से छिपी नहीं थी। भले ही वह कुछ कहता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। भले ही इसका हमसे कोई लेना देना न हो, लेकिन यह जरूर एक अच्छी बात हो सकती है। वीरेंद्र रंधावा ने हल्की हंसी के साथ कहा, रंधावा संप्रदाय बहुत बड़ा है। अगर हम वहां चले भी गए तो हम सबसे निचले दर्जे के लोगों में होंगे। इसकी तुलना यहां मेघनगर में आजादी और शांति से शीर्ष पर रहने से कैसे की जा सकती है। यह कहते हुए वे भोजन के लिए बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, आओ अपने दादाजी को नाश्ता खत्म करने में मदद करो। ध्रुव जब वीरेंद्र रंधावा के घर से बाहर निकला तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि पूरे गांव का माहौल बदल गया था। आमतौर पर इस समय लोग अपनी सुबह की कसरत और अभ्यास में व्यस्त होते, लेकिन आज जहां तक उसकी नजर जा रही थी बस इधर उधर भागती परछाइयां थीं। ज्यादातर लोग तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे और उनके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। ऐसा लगता है कि हर कोई सोच रहा है कि वे रंधावा संप्रदाय की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या एक ही छलांग में आसमान छूना सच में इतना आसान है? ध्रुव ने व्यंग्य से कहा। कोई ये नहीं सोच रहा कि अगर वे संप्रदाय में चुन लिए गए तो वहां उनका क्या होगा। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग वहां बस नीचे दर्जे के सेवकों से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। ईर्ष्या हो रही है? लावण्या ने भावशून्य चेहरे के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि लावण्या हिमकुंड संघ की शिष्या थी।
और रंधावा संप्रदाय किसी भी तरह से उससे बेहतर नहीं था। उसने हल्का सा मुंह टेढ़ा किया और कहा, तुम उनकी तरह नहीं हो, छोड़ो, ऐसा मानो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। लावण्या ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। हालांकि उसका कदम धीमा था, लेकिन वह एक झटके में 7-8 कदम आगे पहुंच चुकी थी। एक और कदम और वह ध्रुव से और भी दूर निकल गई। ध्रुव कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसकी पूरी नजर लावण्या की हल्की हवा जैसी हलचल पर थी। उसने हल्के से बुदबुदाते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि यह वही प्रसिद्ध हिम नृत्य चरण तकनीक है। इस लड़की की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी साधारण नहीं लग रही। यह सिर्फ बाह्य ऊर्जा स्तर पर 10वें चरण की नहीं हो सकती। अरे ये तो हमारा भाई ध्रुव है। ध्रुव ने दाईं ओर से आती एक आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो यशवर्धन उसकी ओर बढ़ रहा था। यह वही अद्विक था जो हमेशा खुद को सबसे ऊंचा समझता था और ध्रुव से कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। लेकिन आज पहली बार उसने खुद ही उसे बुलाया था। भाई यशवर्धन, आप इतनी सुबह उठ गए? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या संयोग है, मैं तुम्हें ढूंढने ही आ रहा था, लेकिन देखो तुम यहीं मिल गए। अद्विक ने हंसते हुए कहा। ध्रुव को थोड़ी हैरानी हुई। मुझे ढूंढने, कोई खास बात? अद्विक ने सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई जयंत ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि भले ही तुम हम सबसे छोटे हो, लेकिन शादी करने वाले पहले व्यक्ति हो। ऐसे में परिवार के सदस्य होने के नाते वे तुम्हारे लिए एक छोटा सा जश्न रखना चाहते हैं। कल शादी में बहुत भीड़ थी, तो ढंग से जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। आज सुबह थोड़ा खाने पीने का मजा लेना कैसा रहेगा? ध्रुव ने अपने मन में हल्का सा व्यंग्यपूर्ण हंसी दबाई। उसे अच्छी तरह पता था कि जयंत उसे क्यों बुला रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर एक भावुक और उत्साहित अभिव्यक्ति लाते हुए कहा, क्या सच में बड़े भाई जयंत ने मुझे बुलाया? यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर वे मुझे बुला रहे हैं तो मेरे पास समय कैसे नहीं होगा? तो क्या हम अभी चलें? ध्रुव की उत्साहित प्रतिक्रिया देखकर अद्विक के होंठों पर एक हल्की सी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, चलो चलते हैं। जयंत का आंगन ध्रुव के आंगन से 4-5 गुना बड़ा था। यह न केवल भव्य था, बल्कि वहां उसकी सेवा के लिए नौकर चाकर भी मौजूद थे। आंगन के उत्तर दिशा में एक सुंदर चौकोर मंडप था। वहां एक बड़ी लकड़ी की मेज थी, जिस पर तरह तरह के व्यंजन और शराब रखी गई थी। जयंत ने अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ शराब का प्याला उठाया और बोला, छोटे भाई ध्रुव, तुमने हमारे गांव की सबसे सुंदर और सम्मानित लड़की से शादी की है। एक बार फिर तुम्हें बधाई। अब जब तुम परिवार का हिस्सा बन चुके हो, तो मुझे भी खुद को और बेहतर साबित करना होगा। धन्यवाद भाई युवराज। ध्रुव ने जल्दी से अपना प्याला उठाया। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। लेकिन सच कहूं तो इस मौके पर असली बधाई तो मुझे आपको देनी चाहिए। जयंत के चेहरे पर हल्का संदेह उभरा। उसने भौहें उठाते हुए पूछा, मुझे बधाई? किस बात की? ध्रुव ने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उस समूह के बारे में पता न हो, जो गांव के सबसे प्रतिभाशाली युवक को चुनने के लिए आया है। पूरे गांव में आपसे अधिक योग्य कौन हो सकता है? आप सबसे मजबूत हैं, सबसे सम्मानित हैं और सबसे कुशल भी। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आपको ही चुना जाएगा और यह वाकई बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। बिल्कुल सही। अद्विक ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हमारे गांव में भाई जयंत से बढ़कर कोई नहीं। अगर कोई योग्य है तो वे ही हैं। उनके रहते किसी और को यह अवसर मिलने की संभावना ही नहीं। अद्विक को अपनी योग्यता पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वह पहले से ही जयंत की चापलूसी कर रहा था। उसे यकीन था कि अगर जयंत किसी बड़े संप्रदाय में चला जाता है तो उसके वफादार शिष्य होने के नाते उसे भी कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। अब उसे लगने लगा कि जयंत की जी हुजूरी करना उसका अब तक का सबसे सही फैसला था। जयंत ने शालीनता से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। हमारे कबीले में कई प्रतिभाशाली योद्धा हैं। जहां तक ताकत की बात है, मैं शायद सबसे आगे हूं, लेकिन जब काबिलियत की बात आती है तो मैं कोई दावा नहीं कर सकता। मगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जरूर करूंगा। चलो भाई ध्रुव, तुम्हारी शादी की खुशी में एक जाम हो जाए। हालांकि उसके शब्द शांत थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी तीव्रता जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जैसे ही उन्होंने एक घूंट भरा, ध्रुव का चेहरा हल्का गुलाबी पड़ गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए अद्विक थोड़ा झुका और हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई ध्रुव, कल तुमने गांव की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह किया है। तुम्हारी किस्मत हम सबकी तुलना में बहुत बेहतर है। हमें तो यह बताओ कि कल रात कैसी रही? क्या वो उतनी ही अद्भुत थी जितनी सब सोचते हैं? जयंत ने अपना प्याला उठाया, लेकिन उसकी नजर ध्रुव के चेहरे पर टिक गई।
वह उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। हालांकि जैसे ही यशवर्धन ने सवाल खत्म किया, ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जिसे हर पुरुष समझ सकता था। वह थोड़ा झुका और धीरे से बोला, अरे भाई, क्या बताऊं, बाहर से जितनी शांत और गंभीर दिखती है, अंदर से उतनी ही। ध्रुव ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ा और हल्के से हंस दिया। उसकी आंखों में नशे की हल्की परछाई थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। जयंत ने उसके हर हाव भाव को गौर से देखा, जबकि अद्विक चौंक कर हंसने लगा। जयंत के हाथ में पकड़ा हुआ शराब का प्याला अचानक इतनी जोर से दब गया कि वह टुकड़ों में टूटकर पूरी मेज पर बिखर गया। ध्रुव तुरंत उठ खड़ा हुआ और घबराहट से बोला, भाई युवराज, क्या हुआ? जयंत ने अपने हाथ से टूटे हुए कांच के टुकड़े झटकते हुए चेहरे पर एक ठंडी और बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस जरा ध्यान नहीं रहा और ताकत पर काबू नहीं रख पाया। अड्विक का चेहरा भी जयंत की तरह ही सख्त पड़ गया था, जैसे उसने अभी अभी कोई जली हुई चीज खा ली हो। लेकिन स्थिति को संभालने के लिए उसने जल्दी से कहा, मुझे पता है, यह जरूर इसलिए हुआ होगा क्योंकि बड़े भाई को अपनी शक्ति में एक और बढ़त मिली होगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई अपनी शक्ति को अगले स्तर तक ले जाता है तो वह कुछ समय तक नियंत्रण में नहीं रहती। ध्रुव ने समझते हुए सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो ऐसा है बड़े भाई युवराज, आपको एक और सफलता मिली। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने सुना था कि 3 महीने पहले आप तीसरे स्तर पर पहुंचे थे और अब इतनी जल्दी एक और बढ़त हासिल कर ली। यह तो साबित करता है कि इस पीढ़ी में आपसे आगे कोई नहीं है। लगता है कि आपके अलावा संप्रदाय में किसी और को चुनने का सवाल ही नहीं उठता। जयंत के चेहरे पर गुस्से और असहजता की लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हुए मजबूर मुस्कान के साथ बोला, भाई ध्रुव, तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो, लेकिन हां, मैंने अभी अभी अपनी शक्ति में बढ़त हासिल की है और वह अब भी अस्थिर है। मुझे इसे तुरंत स्थिर करना होगा, इसलिए अब और रुक नहीं सकता। क्षमा करना। इतना कहकर वह बिना किसी को देखने के सीधे बाहर निकल गया। अड्विक ने एक पल के लिए ध्रुव को देखा और फिर जयंत के पीछे पीछे तेजी से चला गया। ध्रुव चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो हर किसी को समझ नहीं आ सकती थी। अरे नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव ने जल्दी से हाथ हिलाया और सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, भाई जयंत के लिए अपनी शक्ति को स्थिर करना ज्यादा जरूरी है। फिर मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। आज के शानदार स्वागत और निमंत्रण के लिए धन्यवाद। कुछ दिनों में जब संप्रदाय आपको चुन लेगा तो मैं सबसे पहले आकर आपको बधाई दूंगा। इतना कहकर ध्रुव बहुत शालीनता से वहां से चला गया। अद्विक ने भी उसके साथ जाने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही ध्रुव दूर हुआ वह तुरंत पलटा और वापस दौड़ पड़ा। जैसे ही वह कक्ष में दाखिल हुआ, उसने देखा कि जयंत का चेहरा गुस्से और निराशा से तमतमा रहा था। बड़े भाई, ये सब क्या है? जयंत का चेहरा देखकर अद्विक के माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराते हुए कदम बढ़ाए और आवाज धीमी कर ली, आहा! जयंत एकदम से चीख पड़ा, जैसे उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया हो। उसने टेबल पर रखे शराब और चाय के सारे बर्तन जमीन पर गिरा दिए। कप, गिलास और प्लेटें टुकड़ों में बिखर गईं। फिर उसने इतनी जोर से ठोकर मारी कि पत्थर की मेज तक गिर गई। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थीं और उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी। वह बड़बड़ाया, तुमने ही मुझसे कहा था जिया कभी उस निकम्मे ध्रुव को अपने पास फटकने भी नहीं देगी। जयंत को इस कदर आपे से बाहर होते देख अद्विक के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसने घबराकर जवाब दिया, जरूर यह ध्रुव का कोई झूठा बहाना होगा। जरूर जिया जैसी लड़की उस आदमी की चाल में नहीं फंस सकती। नाम परिवर्तन तालिका, ईर्ष्या की ज्वाला, बकवास। जयंत ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि ध्रुव जैसी तुच्छ चीज के बारे में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे झूठ बोल सकता है? तुम मुझे किस तरह का मूर्ख समझते हो? जयंत सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि चतुर और दूरदर्शी भी था। वह ध्रुव को बचपन से जानता था, 16 सालों से। उसे पूरा यकीन था कि ध्रुव जैसा कमजोर और आत्मग्लानि में डूबा व्यक्ति उसके सामने अपने मन की कोई भी बात छुपा नहीं सकता। जब उसने आज ध्रुव को देखा तो उसकी आंखों में, हाव भाव में या उसके अवचेतन व्यवहार में कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जो धोखे की ओर इशारा करता हो। जिया वह लड़की थी जिसे वह हर हाल में अपना बनाना चाहता था। जब उसकी और ध्रुव की शादी तय हुई तो जयंत ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फिर भी उसने सोचा था कि यह शादी महज एक औपचारिकता होगी, क्योंकि जिया कभी भी सच में ध्रुव को अपनाएगी ही नहीं, बल्कि यह उसके लिए चीजों को आसान बना देगा।
क्योंकि वह भविष्य में ध्रुव को आसानी से किनारे कर सकता था। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन उसे यह पता चले कि ध्रुव और जिया के बीच पहले ही रिश्ता बन चुका है। यह बात उसके लिए असहनीय थी। इस समय उसके सीने में गुस्से, जलन और अपमान की ऐसी ज्वाला जल रही थी जो उसे अंदर से फाड़ डालने के लिए काफी थी। यशवर्धन, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अपनी गर्दन झुकाकर पीछे हट गया। उसे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तक जयंत को अपने कुल का अगला मुखिया बनना था और अद्विक हमेशा उसका वफादार रहा था। लेकिन अब जब जयंत के महान संप्रदाय में शामिल होने की संभावना और भी बढ़ गई थी, तो वह उसके गुस्से के आगे बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। काफी देर बाद भी जयंत की सांसें भारी थीं। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल था। यह उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। अचानक उसने गहरी और सख्त आवाज में पूछा, ध्रुव यहां से जाने के बाद कहां गया? वह पूर्वी आंगन की तरफ गया, शायद रसोई में कुछ खाने के लिए, अद्विक ने सावधानी से जवाब दिया। जयंत की भौहें टेढ़ी हो गईं। उसका चेहरा घने काले बादल की तरह गंभीर था। उसने दबी हुई आवाज में कहा, जिया जैसी लड़की, जिसकी सुंदरता और प्रतिभा अद्वितीय है, जिसमें एक अलग ही गरिमा और आत्मसम्मान है, वह उस तुच्छ ध्रुव की ओर आकर्षित हो सकती है? यह कैसे संभव है? उसने गहरी सांस ली और गुस्से में अपनी बाहें झटकते हुए आंगन से बाहर निकल गया। अद्विक पहले तो उसे रोकने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि जयंत कहां जा रहा है, उसने घबराकर कदम पीछे खींच लिया और धीरे से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। इस बीच ध्रुव जयंत के आंगन से बाहर निकलकर आराम से रसोई की तरफ बढ़ गया, जहां उसने कुछ नाश्ता लिया। फिर बिना किसी चिंता के वह सीधा लावण्या के आंगन की ओर बढ़ने लगा। अगर कोई उसके पास खड़ा होता तो उसे ध्रुव की हल्की फुल्की बड़बड़ाहट सुनाई देती। जयंत को अब तक मेरे घर की ओर आ जाना चाहिए, है ना? ओह, सोच रहा हूं कि मेरी पत्नी जिया उसका एक पैर तोड़ देगी, या दोनों पैर, हम, या शायद तीनों। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, मानो वह इस पूरे खेल का मजा ले रहा हो। ध्रुव जैसे ही लावण्या के आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया और बोला, लावण्या, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे से खुला और ध्रुव अंदर चला गया। अंदर घुसते ही लावण्या ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। लावण्या कमरे के अंदर मेज पर झुकी हुई थी। उसकी ठोड़ी उसके हाथों पर टिकी थी और उसकी आंखें हल्की सी झुकी हुई थीं। वह पूरी तरह थकी और उदास लग रही थी। ध्रुव ने नाश्ते की थाली मेज पर रखी और फिर उसके सामने हाथ हिलाया। कल रात ठीक से सो नहीं पाई? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा। उम्मा! लावण्या ने हल्की सी कराह भरी और अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। तुम्हें तो अब भी पिछली रात की बातें याद हैं? जिया कंबल देने आई थी। उसने सब कुछ देख लिया होगा। अब क्या करूं? किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? ध्रुव ने सिर खुजलाया और पास की कुर्सी पर बैठ गया। उसने हल्के अंदाज में कहा, आराम से रहो, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। यही तो परेशानी है। लावण्या ने निराशा से सिर हिलाया। और पूरी रात तुमने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था। अगर जिया ने देख लिया होगा तो वह क्या सोचेगी? अगर उसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिया कोई बात फैलाने वाली लड़की नहीं है। और फिर इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? बस ये भूल जाओ। लावण्या ने लंबी सांस ली, मगर उसकी आंखों में अब भी झिझक थी। बस अब और कुछ नहीं सुनना, लावण्या ने झेंपते हुए कहा और अपना सिर जोर से हिला दिया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। कल रात उसने जो किया वह शायद इसलिए था क्योंकि वे अकेले थे अंधेरे में, और उस पल उसके मन में हलचल मची थी। लेकिन अब जब वह उस बारे में सोच रही थी तो उसे लग रहा था कि शायद वह उस वक्त सही से सोच नहीं पाई थी। मुझे पूरी तरह यकीन है कि जिया ने कुछ नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो वह किसी से कुछ नहीं कहेगी। हो सकता है कि वह उस तरह से सोचे ही ना जिस तरह से तुम सोच रही हो। खैर, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, वरना ठंड लग जाएगी। ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ उसे दिलासा देते हुए कहा। लावण्या ने धीरे धीरे अपना चेहरा हथेलियों से हटाया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने सिर झुकाकर धीरे धीरे नाश्ता करना शुरू कर दिया। ध्रुव को पहले से ही अंदेशा था कि जैसे ही वह यहां से निकलेगा, जयंत उसके आंगन की ओर जाएगा, और वैसा ही हुआ। जयंत तेज कदमों से ध्रुव के आंगन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि जिया आंगन के बीच में खड़ी थी। जिया एक अनार के पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद किए शांत मुद्रा में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर रही हो। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी,
लेकिन फिर भी चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सुबह की हल्की धूप उसकी लंबी खुली जुल्फों पर पड़ रही थी, जिससे वे और भी चमकदार और मुलायम दिख रही थीं। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी धनुषाकार भौहें थीं, जो किसी अर्धचंद्र की तरह लग रही थीं। उसकी आंखें, जो किसी पारदर्शी क्रिस्टल जैसी प्रतीत होती थीं, गहरे विचारों में डूबी हुई थीं। उसका पूरा शरीर एक खूबसूरत लाल परिधान में ढका था, जो हल्की हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। उसके पतले सधे हुए हाथों और हल्की झुकी हुई कमर की बनावट बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसकी दूधिया चिकनी त्वचा लाल रंग के परिधान के साथ एक अद्भुत संयोजन बना रही थी। जयंत ने उसकी ओर देखा, लेकिन जिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपनी ही दुनिया में मग्न थी। अब यह कहानी भारतीय संदर्भ में ज्यादा सहज, प्रभावशाली और पाठकों के लिए उपयुक्त हो गई है। जयंत पहली बार जिया को इतने करीब से देख रहा था। उसकी सुंदरता का प्रभाव इतना गहरा था कि पल भर के लिए वह अपनी सारी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की चमक धुंधली पड़ गई हो और केवल जिया का अस्तित्व ही बचा हो। जिया ने अपनी मुद्रा में जरा भी बदलाव नहीं किया। उसकी आंखें अब भी स्थिर थीं और तभी उसकी शांत लेकिन गहरी आवाज गूंजी। ध्रुव यहां नहीं है। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, फिर भी वह मधुर और शालीन थी। यह सुनते ही जयंत को जैसे होश आया, लेकिन उसकी आंखों में जो मोह और आकर्षण था, उसे छुपाने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। उसने खुद को संयमित किया और हल्की मुस्कान के साथ थोड़ा झुककर बोला, जिया, मैं जयंत हूं, ध्रुव का बड़ा भाई। जिया स्वभाव से घमंडी नहीं थी, लेकिन किसी के सम्मानजनक व्यवहार के प्रति उसकी प्रतिक्रिया हमेशा शिष्ट होती थी। उसने जयंत का नाम पहले भी सुना था। आखिरकार वह इस पीढ़ी के कबीले प्रमुख का पुत्र था। वह कुछ औपचारिक उत्तर देने ही वाली थी कि तभी उसने उसकी आंखों में एक असभ्य चाहत देखी। अचानक ही उसकी सुंदर भौहें तन गईं। जो सौम्यता कुछ पल पहले थी, वह अब असहजता में बदल गई। उसके मन में जयंत के प्रति जो भी थोड़ी बहुत अच्छी भावना थी, वह अब घृणा में परिवर्तित हो चुकी थी। ध्रुव की बातें कई बार उसे गुस्सा दिला देती थीं, लेकिन उसने उसकी आंखों में कभी ऐसी ऊंची भावना नहीं देखी थी। परंतु जयंत, जिया की आवाज पहले से भी अधिक ठंडी हो गई। उसने अपने शब्दों को और अधिक कठोर बनाते हुए कहा, ध्रुव यहां नहीं है। जयंत समझ गया कि यह संकेत उसे चले जाने के लिए था, लेकिन उसका अहंकार इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। जिया के ठंडे रवैये को देखकर जयंत को यकीन ही नहीं हुआ। उसने हल्का सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैंने आपके बारे में कई अच्छी बातें सुनी हैं देवी जिया। आपको देखना ही इस यात्रा को सार्थक बना देता है। बोलते ही उसका पूरा हाव भाव बदल गया। उसकी आवाज, नजर और अंदाज, हर चीज में आत्मविश्वास झलकने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि वह ध्रुव से कहीं अधिक योग्य और शक्तिशाली है। अगर जिया ध्रुव की ओर आकर्षित हो सकती है, तो जब वह खुद सामने होगा तो उसे ठुकराने की हिम्मत कैसे करेगी। जिया की आंखें अब भी स्थिर थीं, लेकिन उसकी आवाज में अब झुंझलाहट साफ झलक रही थी। मैं साधना कर रही हूं, कृपया क्षमा करें। मैं आगंतुकों से मिलने में असमर्थ हूं। जयंत के दिल में ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। इतनी खूबसूरत लड़की, जो किसी परी से कम नहीं लगती, आखिर कैसे ध्रुव जैसे बेकार इंसान के साथ हो सकती है। यह सोचकर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप अभी सिर्फ 16 वर्ष की हैं, फिर भी इतनी कम उम्र में आपने अपनी शक्ति के 10वें स्तर तक का सफर पूरा कर लिया। ये काबिले तारीफ है। फिर उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, लेकिन यह भी सच है कि इस स्तर से अगले स्तर तक जाना बेहद कठिन होता है। मैं खुद को आपकी बराबरी का नहीं मानता, लेकिन मेरी साधना का अनुभव कहीं अधिक है। मैं इस राह के कई रहस्यों को समझ चुका हूं। अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे से थोड़ी सीख ले सकते हैं। जयंत ने यह कहकर जिया को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी महत्वाकांक्षा को जिया भली भांति समझ चुकी थी। जयंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपने हाथ जिया के ठंडे नाजुक हाथों की ओर बढ़ाए, उसकी गहन शक्ति धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। उसे पूरा भरोसा था कि वह जिया को कुछ सिखाने लायक है। आखिर वह पहले से ही 3रे स्तर तक पहुंच चुका था, जबकि जिया अभी भी 10वें स्तर पर थी। लेकिन जयंत भूल गया था कि शक्ति का स्तर ही सब कुछ नहीं होता। जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिया की आंखों में अचानक एक ठंडी नीली चमक उभरी। एक झटके में उसने अपना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के हवा में एक जोरदार धक्का दिया। जयंत को लगा कि जिया ने खुद ही उसका हाथ पकड़ने के लिए बढ़ाया है। उसकी आंखों में एक पल के लिए विजय की चमक आई, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता, उसे अपने पेट में किसी अदृश्य हथौड़े की ताकत महसूस हुई। धड़ाम, वह हवा में उछला।
फिर सीधा सिर के बल जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जैसे ही उसने दर्द से कराहना चाहा, उसके दो आगे के दांत जमीन पर आ गिरे। जयंत को खुद पर बहुत घमंड था। उसके मन में यही था कि अगर कोई लड़की ज्याओ कबीले में शादी कर ले तो वह उसके सामने कभी खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जिया कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एक शक्तिशाली संप्रदाय से थी। अगर वह चाहती तो जयंत को अधमरा कर सकती थी और उसके पिता तक कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जिया के पीछे खड़े लोग ऐसे थे जिनसे टकराने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जयंत, जो खुद को अजेय समझता था, अब जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसकी हालत देखकर जिया ने बस एक ठंडी निगाह डाली और वापस मुड़ गई, जैसे उसके लिए यह कोई मायने ही नहीं रखता था। ध्रुव को पूरी तरह पता था कि जिया की वास्तविक शक्ति क्या थी। वह गहन ऊर्जा के प्राथमिक स्तर के 10वें चरण तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जयंत को इसका अंदाजा तक नहीं था। जिया को इस बात पर बेहद गुस्सा आ गया था और इस बार उसने अपनी गहन ऊर्जा का लगभग 70% इस्तेमाल किया था। जयंत जमीन पर गिर चुका था। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। जिया ने उसे एक ठंडी नजर से देखा, फिर अपनी हथेली पीछे खींचते हुए हल्की मगर तीखी आवाज में बोली, यंग मास्टर जयंत, लगता है कि आप ताकत की तुलना करने में उतने कुशल नहीं हैं जितना आपने दावा किया था। कृपया वापस लौट जाएं। जमीन पर पड़ा जयंत कुछ क्षणों के लिए सन्न रह गया। उसने सोचा था कि अपनी गहन ऊर्जा के तीसरे स्तर के साथ वह आसानी से जिया को पछाड़ देगा। आखिर वह तो बस एक लड़की थी, भले ही कितनी ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, लेकिन वास्तविकता ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने जिया पर हमला करने की कोशिश भी नहीं की थी और वह खुद ही बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा था। वह हक्का बक्का रह गया, फिर धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा दर्द और अपमान से तमतमा रहा था। वह जयंत कबीले के युवा स्वामी था। अब तक उसने अपने जीवन में कभी इतनी बुरी हार नहीं सही थी, और वह भी उसी लड़की के सामने जिसके लिए उसके दिल में आकर्षण था। लेकिन जयंत ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जबरदस्ती मुंह में आया खून निगला और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा, जिया की शक्ति सच में प्रभावशाली है। मुझे लगता है कि मैंने आपको हल्के में ले लिया था, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ वार करूंगा। देखते हैं क्या आप इसे झेल पाती हैं। अपने टूटे हुए आगे के 2 दांतों के साथ जयंत के शब्द अधूरे से लग रहे थे, मानो हर वाक्य के बीच एक हल्की सीटी बज रही हो। उसने बोलने के बाद अपने दोनों हाथ उठा लिए और पूरी ताकत जुटाने लगा। उसे अब भी यही लग रहा था कि उसकी हार सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने लापरवाही कर दी थी, जबकि जिया ने पूरी ताकत से हमला किया था। मैं नवजात ऊर्जा के तीसरे स्तर पर हूं, तो आखिर मैं जिया की प्राथमिक ऊर्जा के 10वें स्तर का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। वह खुद को यही समझाने में लगा था। वह तेजी से आगे बढ़ा। 3 कदम चलने के बाद उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और जिया की कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी इस हरकत से जिया को और भी ज्यादा घृणा हुई। उसका धैर्य पूरी तरह जवाब दे चुका था। अब बहुत हुआ। जिया का दायां हाथ अचानक हवा में लहराया। उसकी लाल आस्तीन एक झटके से फड़फड़ा उठी। अगले ही पल एक बेहद ठंडी और भारी ताकत जयंत के चेहरे पर आ गिरी। यह कोई विशेष तकनीक नहीं थी, बस उसकी शुद्ध ताकत थी, लेकिन फिर भी जयंत के लिए इसे सहना नामुमकिन था। धड़ाम! जयंत के चेहरे पर जोरदार वार पड़ा। उसका दाहिना गाल अंदर धंस गया और पूरा शरीर हवा में उछल गया। वह 7-8 बार लट्टू की तरह घूमते हुए आंगन के बाहर जा गिरा। गिरते ही उसके 3 दांत टूटकर बाहर आ गिरे, जिनमें से 2 उसी के चेहरे में ढंस गए। दर्द से तड़पते हुए वह जमीन पर पड़ा कराह रहा था। जिया ने उसकी ओर एक नजर तक नहीं डाली। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मुकाबला खत्म हो चुका है, अब तुम खुद ही बाहर जा सकते हो। जयंत का पूरा दयाव चेहरा खून से सन चुका था, मानो किसी ने लाल रंग का धब्बा उकेड़ दिया हो। अब तक चाहे वह जितना भी घमंडी या मूर्ख क्यों न रहा हो, यह समझने के लिए काफी था कि उसकी नवजात ऊर्जा की तीसरी स्तर की ताकत शुरू से ही जिया के सामने नगण्य थी। उसने अपने धड़कते गाल को थाम लिया और गुस्से व डर से जिया की ओर देखा। एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जयंत अस्पताल पहुंचने ही वाला था कि उसकी नजर सामने से आते ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव के बाएं हाथ में एक औषधि का बर्तन था और दाएं हाथ में एक पैकेट। जयंत को देखते ही वह मुस्कुराया और गर्मजोशी से बोला, भाई जयंत, तुम यहां कैसे? अरे तुम्हारा चेहरा, ये क्या हुआ? ध्रुव की आवाज में चिंता थी, लेकिन जयंत को यह व्यंग्य जैसा महसूस हुआ। उसका गुस्सा और शर्मिंदगी और बढ़ गई। उसने दांत भींचे, एक ठंडी सांस ली
और बिना कोई जवाब दिए सीधे अस्पताल के अंदर भाग गया। कुछ ही पलों बाद अस्पताल के भीतर से ज्याओ कबीले के मुख्य चिकित्सक गुरुदेव सुशांत की चकित आवाज गूंजी, युवराज, ये किसकी हिम्मत थी कि उसने आपके साथ इतनी दुष्टता की? कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जब मैं पीछे के पहाड़ों पर प्रशिक्षण ले रहा था तो सावधानी नहीं बरती और नीचे गिर गया। जयंत की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। जाहिर है वह ये कैसे स्वीकार करता कि उसकी हालत जिया के हाथों मिली सजा का नतीजा थी। नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारी गाल की हड्डी आधी टूट चुकी है, 5 दांत गिर चुके हैं और 3 आधे से टूटे हुए हैं। इनमें से कोई भी वापस नहीं उगने वाला। ध्रुव अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, लेकिन डॉक्टर की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। उसके शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये लड़की, इसके वार तो सीधे जानलेवा है। ध्रुव को अब पूरा यकीन हो गया कि जो जहर उसे दिया गया था वह जयंत का ही काम था। उसने सोचा था कि जिया उसकी ताकत का बस हल्का सा इस्तेमाल करके उसे सबक सिखाएगी, मगर ये तो सीधा उसे मौत के दरवाजे तक ले गई। सुबह का वह दृश्य फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया, जब जयंत ने अपने दादा का सहारा लेकर उसके खिलाफ चाल चली थी। उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि हालात यहां तक पहुंच जाएंगे। जब वह अपने आंगन में लौटा तो जिया शांत भाव से आंगन के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में वही ठंडापन था जो उसकी ऊर्जा में झलकता था। ध्रुव को देखते ही उसने उदासीन स्वर में कहा, जयंत आया था? हाँ, पता है, अभी अभी अस्पताल में देखा उसे। ध्रुव ने सोच समझकर जवाब दिया और जिया के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जिया ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चारों ओर ठंडी हवा का एक झोंका घूमने लगा। ध्रुव ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, जिया, एक सवाल पूछ सकता हूं? तुम्हारी असली शक्ति किस स्तर पर है? ध्रुव को इस सवाल ने बेचैन कर दिया था। जयंत को इस हाल में लाने के लिए जिया की ताकत कम से कम नवोदित गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर होनी चाहिए, और 16 साल की उम्र में इस स्तर तक पहुंचना, अगर ये बात बाहर फैल गई तो पूरी तैरती बादल नगरी में हलचल मच जाएगी। लेकिन जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में वही ठंडापन था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे यह सवाल उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ध्रुव ने निराश होकर एक गहरी सांस ली। जिया की मुद्रा से स्पष्ट था कि वह हिमकला की गहन साधना कर रही थी, एक विशेष तकनीक जो केवल हिम मंदिर के प्रशिक्षुओं को सिखाई जाती थी। ध्रुव ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथों की चीजें जमीन पर रख दी और फिर खुद को थोड़ा पीछे किया। उसके हाथ अब छाती पर क्रॉस होकर टिके थे और उसकी नजरें जिया पर टिकी हुई थीं। वह उसे लगातार देखता रहा, एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि नहीं हटाई। पूरा 1/4 घंटा बीत गया। जिया आमतौर पर अपने कमरे में ही साधना करती थी। जब वह हिमकला का अभ्यास करती थी तो उसके गुरु कभी कभी उसे कुछ निर्देश देते थे, लेकिन ज्यादातर समय वह अकेले ही अभ्यास करती थी। उसे कोई परेशान नहीं करता था, और खासकर कोई पुरुष तो बिल्कुल नहीं। अब जबकि ध्रुव लगातार उसे देख रहा था, वह अपनी साधना में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पा रही थी। भले ही उसकी आंखें बंद थीं और वह गहराई से अपने अभ्यास पर केंद्रित रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव की नजरें उसे साफ महसूस हो रही थीं। वह लगातार उसे देखे जा रहा था। उसकी नजरें जैसे उसके पूरे शरीर का अध्ययन कर रही थीं, जिससे उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि वह बाहर से शांत दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार वह भी सिर्फ 16 साल की लड़की ही थी। कोई भी कितना भी कठोर क्यों ना हो, इस उम्र में इतने गहरे ध्यान में रहना आसान नहीं था। पूरा 1/4 घंटा बीत गया, लेकिन ध्रुव अब भी वहीं खड़ा था। उसकी नजरें अब भी जिया पर टिकी हुई थीं। आखिरकार जिया खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं और ठंडे स्वर में कहा, तुम हर समय मुझे घूरते क्यों रहते हो? ध्रुव ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं इंतजार कर रहा था कि आप स्वेच्छा से मुझसे बात करें। जिया को अचानक उसे पीटने की तीव्र इच्छा हुई। ध्रुव ने हल्की खांसी करते हुए कहा, दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन आपकी साधना में बाधा डालने से डर रहा था, इसलिए बस चुपचाप इंतजार कर रहा था। जिया ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा, क्या बात है? ध्रुव का चेहरा गंभीर हो गया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और सीधे जिया के सामने आकर बोला, आज सुबह जब मैंने आपका हाथ पकड़ा। नहीं नहीं, गुस्सा मत होइए, मैं सच में जरूरी बात कर रहा हूं। ध्रुव ने अचानक जिया की आंखों में उठती खतरनाक चमक देखी तो तुरंत कई कदम पीछे हट गया। उसे जयंत की दयनीय हालत याद आ गई और पसीना आ गया। जब देखा कि जिया ने वास्तव में कुछ नहीं किया तो उसने राहत की एक सांस ली और कहा, जब मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैंने आपकी नब्ज को महसूस किया और मुझे एक बहुत बड़ी समस्या का पता चला,
लेकिन उसके शब्दों से जिया के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने शुरू से ही ध्रुव पर भरोसा नहीं किया था। जिया को याद था कि आज सुबह जब ध्रुव उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था, तब उसने उसकी नब्ज को जांचने की कोशिश की थी। लेकिन फ्लोटिंग क्लाउड गांव में जिसे सब कमजोर समझते थे, वह भला नब्ज पढ़ने के बारे में कैसे जान सकता था। लेकिन ध्रुव के अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। क्या यह सच नहीं है कि तुम हर रोज सुबह 3 बजे उठती हो? जिया का शरीर हल्का सा कांप उठा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ध्रुव बिना रुके बोलता रहा, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले आधे घंटे तक तुम्हारा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा रहता है और तुम्हारे हाथ पैरों में तेज दर्द उठता है। जिया की आंखों में हल्की बेचैनी झलक उठी। अनायास ही उसके मुंह से निकला, तुम्हें यह कैसे पता? ध्रुव ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, इसके अलावा जब भी तुम अपनी शक्ति में कोई प्रगति करती हो तो अगले 2-3 दिनों तक तुम्हारा शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और तुम्हें ठीक से खाना पीना या सोना भी मुश्किल हो जाता है। क्या यह सच नहीं है? अब जिया के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। ध्रुव ने जो कहा था उसमें एक भी शब्द गलत नहीं था, लेकिन इससे पहले कि जिया कुछ कहती, ध्रुव ने एक आखिरी बात कही। जिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ गया। ध्रुव ने जब महसूस किया कि जिया की तरफ से उसे मारने का कोई इरादा नहीं है, तभी वह धीरे धीरे आंगन के दरवाजे के पास से वापस आया और आत्मविश्वास से बोला, अब तो विश्वास हो गया ना? जिया ने गहरी नजरों से उसे देखा और सख्त आवाज में पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? ध्रुव मुस्कुराया और हल्के से बोला, तुम्हारी नब्ज से। जिया ने संदेह भरी नजरों से ध्रुव को देखा और पूछा, तुम नाड़ी देख सकते हो? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं कहूं कि मैं चमत्कारी इलाज करने वाला डॉक्टर हूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? जिया की आंखों में अविश्वास झलक उठा। वह ठंडे स्वर में बोली, अगर मजाक करने का इतना ही शौकल है तो जाकर अपनी छोटी चाची को ढूंढो। ध्रुव को पहले से ही पता था कि जिया इतनी आसानी से उस पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये लक्षण बहुत गंभीर हैं, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि इनका इलाज कैसे किया जाए? जिया ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह हल्का सा रुकी, फिर बोली, हमारी कला का अभ्यास करने पर शरीर को ठंड से तालमेल बिठाने में समय लगता है, इससे कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे गुरुओं और पूर्वजों ने भी यही अनुभव किया है। जब हमारी कला एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो ये समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जो तुम कह रही हो वह गलत नहीं है। फिर अचानक उसने हंसते हुए कहा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी कला में भावनाओं को दबाने और इच्छाओं को खत्म करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई इस कला का अभ्यास करता है तो। ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोलता रहा, अगर कोई स्त्री इसे पूरी तरह से अपना ले तो वह कभी मां नहीं बन सकती। अगर यह बात बाहर फैल गई तो तुम्हारी कला को लेकर कई सवाल उठेंगे। शायद यही कारण है कि तुम्हारे गुरु अपने शिष्यों को पुरुषों से मिलने से रोकते हैं, ताकि इस गहरे रहस्य की रक्षा की जा सके। जिया की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई, उसकी भौहें तन गईं और वह ठंडी आवाज में बोली, चुप रहो। यह पहली बार था जब वह ध्रुव पर सच में नाराज हुई थी। मैं तुम्हारी बकवास सह सकती हूं, लेकिन मेरे स्कूल का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुमने एक और शब्द भी कहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ध्रुव ने तुरंत चुप्पी साध ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास की झलक थी। अब तक सतर्क और डरपोक रहने वाला ध्रुव आज बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वह धीरे से मुस्कुराया और सहजता से बोला, मैं सही हूं या गलत, यह मुझे अच्छी तरह पता है, बल्कि मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि। वह थोड़ा रुका और फिर गंभीर स्वर में बोला, जिसकी शक्ति जितनी अधिक होगी उसकी उम्र भी उतनी ही लंबी होगी। लेकिन तुम्हारी नब्ज को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कला का अभ्यास करने वाले लोगों की उम्र उतनी लंबी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, बल्कि उनके जीवन की अवधि उसी स्तर की ताकत रखने वाले दूसरे लोगों की तुलना में लगभग 1/3 कम होती है, या शायद उससे भी ज्यादा। क्या मैं सही हूं या गलत? ध्रुव के शब्द जिया के कानों में गरजती हुई बिजली की तरह गूंजे। उसकी सुंदर आंखें कुछ पल के लिए सिकुड़ गईं। वह कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ झलक रही थी। तुमने यह कहां से सुना?